गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 4 जनवरी है, तो महत्वपूर्ण डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को आज हम लोग देखेंगे, जो आप लोग के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं आज का कौन कौन सा टॉपिक है जो आज के सेशन में शामिल किया गया है। पहला टॉपिक प्रीलिम्स के तौर पर होगा, ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, आज किया जाएगा। उससे संबंधित कौन कौन से पीटी फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। जेड मोड़ सुरंग क्यों चर्चा में है, इस पर हम लोग आज चर्चा विशेष रूप से करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में सबसे आगे होगा भारत। तो कौन से डाटा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जो सामने प्रकाशित हुई, उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, संपत्ति का हक संवैधानिक अधिकार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के द्वारा पुनः परिभाषित किया गया है। इससे संबंधित पीटी फैक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास करेंगे। देश भर में लागू हुई ईपीएफओ की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, तो ये क्या भुगतान प्रणाली है, इससे संबंधित पीटी फैक्ट को देखेंगे। मेंस के टॉपिक में आज हम लोग महत्वपूर्ण 2 टॉपिक को देखेंगे, जहां पर समता और सहभागिता की मुश्किल है राह। तो ये कौन कौन सी राह जो बताया जा रहा है एडिटोरियल में, जो मुश्किल है समता स्थापित करने में, सहभागिता स्थापित करने में, इसके अंतर्द्वंद को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह भी समझेंगे यह कैसे परीक्षा उपयोगी बन सकता है मेंस और इंटरव्यू के ओरिएंट से। तो इस सारे तथ्यों की जांच की जाएगी। निष्प्रभावी होते हैं एंटीबायोटिक, कैसे निष्प्रभावी होते जा रहे हैं एंटीबायोटिक, उससे जुड़े इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और अगर अब बात की जाए अगले टॉपिक, जिसमें हम लोग एडिटोरियल पर बात करेंगे एस्से के कॉन्सेप्ट एंसे के संदर्भ में, तो यहाँ पर देखिए जीविका की यात्रा। तो जिस प्रकार से एक मानव का की प्रवृत्ति यह होती है, वो जीवी जीवी होता है, अर्थात जीवी जीवी का अर्थ है कि वह भविष्य में कुछ बेहतर बेहतर करने की क्षमता को लगातार अपने अंदर डेवलप करता है, विकसित करता है। उसी के संदर्भ में उसका वर्तमान और भविष्य तय होता है। वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर भविष्य के गर्त छुपे होते हैं, जहां पर वह एक व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राज्य निर्माण और देश निर्माण के उन सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित किए रहता है, और इसी यात्रा में वो आगे बढ़ते रहता है। इसी के संदर्भ में कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, कुछ चीज़ों को वहाँ से कलेक्ट करेंगे। जहाँ पर अगर इस प्रकार के कुछ टॉपिक आपके ऐसे के पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम चीज़ों को कवर कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का कोर्स जो आप लोग के लिए है, वो 2 प्रकार का, एक प्राइम बैच है, एक बेसिक बैच है। और प्राइम बैच में हम लोग डेली पीपीटी देते हैं, आप लोगों को डेली क्लास नोट्स उपलब्ध कराया जाता है। डीएमपी जो डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, एक क्वेश्चन डेली दिया जाता है, उसका उत्तर प्रारूप भी आप लोगों को दिया जाता है। और 1 by 1 डॉट सेल्विंग सेशन मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा आप लोग को। तो जल्दी यह आरंभ हो जाएगा, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं प्राइम बैच, जल्द से जल्द ले ले, ताकि वो चीज़ों से पीछे न छूट सके, और उनका जो उत्तर लेखन है, सोचने समझने की शक्ति है, किसी विषय वस्तु पर कैसे पकड़ बनानी है, इन सारे तथ्यों के की समझ विकसित कर सके। और जो फॉर्मेट आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है, उत्तर प्रारूप आप लोग को दिया जा रहा है, आज से A4 पीडीएफ में आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप लोग इसे जरूर कवर करेंगे। प्राइम और यह सारी फैसिलिटी युक्ति है इसके ऐप पर उपलब्ध कराई जाती है। वहीं बेसिक बैच जो है आप लोग के लिए, इसमें डेली केवल पीपीटी उपलब्ध कराया जाता है, तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है, तो आप वहां पर क्लास के बाद इसे वॉच कर सकते हैं। और यह केवल आपको यूट्यूब का जो चैनल है युक्ति है इसका, उस पर उपलब्ध कराया जाता है, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें, तो बहुत ही बेसिक फी आप लोग के लिए लिया जाता है। इसके लिए 599 रुपये और प्लस टैक्स उपलब्ध आपको इसके लिए प्राइम बैच के लिए लिया जाता है। वहीं बेसिक बैच के लिए ध्यान रखिए, बिल्कुल यह फ्री उपलब्ध है यूट्यूब का। प्राइम बैच से जुड़ने के लिए इसे स्कैन कर लीजिएगा, आप वहां जुड़ जाइएगा। कोर्स की वैलिडिटी होगी 1 साल या 12 मंथ, हम जिसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इससे आप चीज़ों को और भी बेहतर एक्सप्लोर तरीके से कर पाइएगा, अपने उत्तर लेखन को मजबूत कर पाइएगा। डीएमपी क्या है,
सभी बच्चों को कुछ ना कुछ डाउट होता है, तो डेली मेंस प्रैक्टिस कराया जाएगा आप लोग के लिए डीएमपी के तहत, जहां पर हम दैनिक आधार पर क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन का एक प्रैक्टिस सेट आप लोग करवाते हैं। वो आपको धीरे धीरे 365 दिन अगर लगातार आप एक्टिव मोड में काम करेंगे तो यह मान के चलिए आपके 365 टॉपिक कवर हो रहे हैं। इससे आपका उत्तर लेखन और भी व्यापक होगा। जो मेंस मेंस आप लिखेंगे उसमें उत्तर लेखन आपका मजबूत स्थिति में होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है, यह बैच प्राइम और बेसिक बैचों के लिए क्वेश्चन उपलब्ध दोनों के लिए होते हैं। पर 1-to-1 मेंटरशिप में ध्यान रखिएगा, प्राइम बैच जो लेंगे उसी के लिए 1-by-1 मेंटरशिप उपलब्ध कराया जाएगा, जो मेरे द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर लेखन में सहायता एक्सपर्ट मेंटर से आपको कवर कराई जाएगी, ताकि चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझ सके, विकसित। डीएमपी का मूल्यांकन लगातार होगा और उत्तर मॉडल दिया जाएगा, जो आप लोग के लिए उपलब्ध हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। चीज़ों को कवर करने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, जितना भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध कराया जाता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, दोस्तों तक पहुंच बनाइएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। यह आप लोग को पेपर जो कटिंग होता है वहाँ पर शेयर किया जाता है, कटिंग आपको शेयर किया जाता है डेली, आप वहाँ से भी चीज़ें कवर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं सबसे पहले टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा आज ही, आपको 10:30 बजे के आसपास। ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को दिल्ली के जो मंडप है जहाँ पर G20 सम्मेलन हुआ था, वहाँ से ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह 6 दिवसीय कार्यक्रम है जो 4 से 9 जनवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने के संदर्भ में देखा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को और भी डेवलप करना, और भी विकसित करना, उसको सशक्त बनाना, सतत बनाना रहेगा। विषय क्या है, विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। विषय ध्यान रखिए, और विषय अच्छे से याद करना, किसी भी टॉपिक का विषय आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। वहीं जबकि आदर्श वाक्य ध्यान रखिए, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, यह भी आदर्श वाक्य याद रखिएगा, स्लोगन इसका कि गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। उद्देश्य के संदर्भ में बात करें तो विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और मास्टर क्लास के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को निर्माण करना है, ग्रामीण समुदायों के भीतर नवाचार को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। हालांकि ग्रामीण विकास में जो भी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के जो तंत्र होते हैं उसको इसी संदर्भ में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण भारत का महोत्सव मनाया जा सके। 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें गांव एक प्राथमिक कड़ी के तौर पर काम कर रही है, तो उसे और भी सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा इस उद्देश्य के साथ। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके उद्देश्यों में वित्तीय समावेशन को संबोधित किया जाएगा। वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है वित्तीय तंत्र तक, जो वित्तीय तंत्र है, वित्तीय तंत्र जो सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, उस तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना। ठीक है ना, जिसके लिए हम आप जनधन खाता की बात करते हैं, बैंकों का उदारीकरण किया जाता है, साथ ही साथ बैंकों तक पहुंच स्थापित की जाती है, लोगों को गांव तक बैंकों को भेजा जाता है। आप सुविधा केंद्र देखते हैं, इससे क्या होता है, वित्तीय समावेशन लोगों का होता है, ताकि वित्तीय लेन देन में वो सरकारी वित्तीय तंत्र से जुड़ सके। ठीक है ना, इसके लिए टिकाऊ कृषि प्रथाओं का समर्थन किया जाएगा। पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य जो 7 सिस्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके लिए ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ग्रामीण आबादी के बीच आर्थिक स्थिरता की बात हो रही, वित्तीय सुरक्षा की बात को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो संस्थागत वित्तीय संस्थानों से जुड़ सके और अपने पूंजी का निर्माण कर सके, पूंजी निवेश कर सके, और अपने 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 विकास के सर्वांगीण विकास के लिए वित्तीय समावेशित रूप से सरकार के साथ जुड़कर काम कर सके, उनको योजनाओं का लाभ मिल सके। यही मुख्य उद्देश्य इसका रहता है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, सरकारी अधिकारी, विचारकों, ग्रामीण उद्यमियों, कारीगर, विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाना है, रोड मैप तैयार करना है, ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए चर्चा प्रोत्साहित करना। तो इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य को आपको अच्छे से याद करके रखना है। यहाँ से मेंस के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से मेंस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में
हाल ही में जो प्रकाशित ग्रामीण भारत महोत्सव के संदर्भ किया, उसके उद्देश्यों के संदर्भ में ही कुछ शब्दों का व्याख्या करें, या कुछ ऐसी बातें आपसे पूछी जाएगी इसके संदर्भ में जहां से आपके आइडियोलॉजी को विकसित यहाँ से, या आपके आइडियोलॉजी को समझा जा सकेगा, ऐसी प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं आज का। ग्रामीण भारत महोत्सव संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? यह 5 दिवसीय कार्यक्रम जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना है। दूसरा है, इसका आदर्श वाक्य गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में जिसे बोलते हैं वहां शेयर कर दीजिएगा। और 7 PM के बाद आपको यूट्यूब, जो युक्ति है इसका यूट्यूब है, वहां पर आपको इसका कम्युनिटी जो चैनल है, कम्युनिटी जो बॉक्स होता है, वहां पर इसका प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन के साथ उपलब्ध कराया जाता है। तो वहां भी आप उत्तर देके अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं। और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के दीजिएगा उत्तर। हड़बड़ी में उत्तर नहीं देना है। कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं हड़बड़ी में। यहाँ पर पहले आने की, यहाँ पर है ना, टॉप में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीखने की आवश्यकता है। आप सीखिए यहाँ पर क्या क्या बेसिक गलतियाँ होती है, तो जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में वो गलतियां नहीं करेंगे तो आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सही उत्तर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कहाँ पर मिस प्रिंट किया गया है, कहाँ पर आपसे गलती कराई जा रही है जानबूझ के, या किसी प्रकार से आपसे डाउटफुल में रखा जा रहा है, तो इस तरीके से चलिए उत्तर दीजिएगा। और बेसब्री से उत्तर का इंतजार रहेगा मुझे। चलिए, एक जेड मोड सुरंग चर्चा में है। अब यह क्यों चर्चा में? यह एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको सुरंग है, जो क्या करेगा, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गगनगिर और सोनमर्ग के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा, इस तरीके के जो सामरिक महत्व वाले जो सुरंग होते हैं वहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम बात करें बीपीएससी में, हाल ही में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है सुरंग से, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है, कवर करना। अगर हम बात करें कि यह 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस सुरंग के वाहनों से आवाजाही खोल दी जाएगी। और ध्यान रखिएगा, लद्दाख में एक सदाबहार सड़क संपर्क बहाली का पहला पड़ाव भी पूरा हो जाएगा। सिर्फ जोजिला की रुकावट रह जाएगी, जो अगले 2 वर्षों में वहां भी सुरंग का निर्माण पूरा हो जाएगा। ये सब बातें हो रही है सामने, याद रखिएगा। अब है कि उद्घाटन होगा, इसका उद्घाटन करेंगे। अब यह जो सुरंग है, ध्यान रखिएगा, जेड मोड़ सुरंग का कारण 12 किलोमीटर की दूरी कितने किलोमीटर में आ जाएगी? 6.5 किलोमीटर में। सिमट के 15 मिनट में यह यात्रा पूरी होगी। और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर 1000 वाहनों के आवाजाही क्षमता को विकसित किया गया। अब यह देखिए, 434 किलोमीटर लंबी श्रीनगर का जो कारगिल लेह राष्ट्रीय मार्ग है, सर्दियों में हिमपात के कारण बंद रहती है, तो इससे लद्दाख के शेष दुनिया और जमीनी संपर्क टूट जाता है। पर अब इसके साथ ही यह क्या वो जुड़ जाएगा, ये सब याद रखिएगा। इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं जेड मोड़ सुरंग की नींव अक्टूबर 2012 में तत्कालीन सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के मौजूदगी में की थी। तो ये सब फैक्ट याद रखना है। कब की गई थी? 2012 में की गई थी। किस मंत्री के द्वारा की गई थी? तो ये सब फैक्ट याद रखना है। यहाँ पर कुछ सामरिक स्थिति को याद रखना है। इस मैप को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले देखिए कि जम्मू कश्मीर जम्मू है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। यहाँ पर लद्दाख, पुराना मैप यहाँ इसलिए लिया हूँ ताकि यहाँ पर चीज़ों को समझ सके। क्या ये पीओके जब था, गिलगित बाल्टिस्तान पाक जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो, और यहाँ पर जो पीओके कश्मीर है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके संदर्भ में जब हम ये लद्दाख को यहाँ से बढ़ा देते हैं और यह कश्मीर को अलग करते हैं 2019 के कॉन्सेप्ट से, 2019 के अधिनियम से, तो यह रणनीतिक रूप से कश्मीर में जो विवाद चलता था, हमेशा हमले होते थे आतंकवादी, उसको रोकने के लिए यह सब प्रयास किए गए थे। उसी संदर्भ में जब आवागमन हम जोड़ देते हैं, विकास की राजनीति हम करते हैं, विकास के तंत्र हम विकसित कर देते हैं, तो लोगों में विकसित होने की भावना जागृत होती है। जब आप
पहुंच नहीं स्थापित कर पाते किसी स्थान क्षेत्र में, तो वो हमेशा बैकवर्ड होता है, हमेशा वो पिछड़ा रहता है। तो उनके पास कार्य करने का अवसर नहीं होते, कार्य से जुड़ने का अवसर नहीं होते। वो क्या करेंगे, अपने क्षेत्र के राजनीति में, क्षेत्रीय राजनीति में वो फंसे रहते, क्षेत्रीय राजनीति में फंसे रहते, जिसका एक प्रभाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता को लेकर। वहाँ के ना जो यंग जनरेशन था वो अब क्या होता था, उससे जुड़ा रहता था उन घटनाओं से, क्योंकि उनको पैसे उसी एवज में मिलता था। पर जैसे विकास के मानक यहाँ पहुंचना शुरू हुआ, रोड कनेक्टिविटी बढ़ना शुरू हुआ, सरकारी योजनाएं अच्छे से पहुंच स्थापित की जाने लगी, तो अब देखते हैं युवा का वर्ग हम लोकतांत्रिक भावनाओं में भी जुड़े होते हुए देख रहे हैं, खेल खेल और उससे शिक्षा संबंधी कार्य विधानों में भी जुड़ते हुए देख रहे हैं। तो इस तरीके से एक रेल केवल जो सॉरी यह जो सड़क परियोजना केवल सड़क परियोजना नहीं होता, यह विकास के प्राथमिक सीढ़ी को स्थापित करता है, जो उस क्षेत्र में विकास को तय करेगा, उसके लोगों के सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाएगा, साथ ही साथ उसकी सहभागिता को बढ़ाएगा, लोगों तक पहुंच स्थापित करेगा, लोगों को इसके तहत निवेश करने की क्षमता को डेवलप कराएगा। तो इस तरीके से वो समग्र विकास की बात करेगा, समग्र विकास की बात करेगा। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि हम इन क्षेत्रों में अगर इस प्रकार के टनल बना रहे, इस प्रकार के आवागमन के सुविधाएं दे रहे, तो इसका एक सामरिक स्थिति के साथ साथ अन्य स्थितियां क्या हो सकती है, तो ये सब आप बिंदु के तौर पर स्पष्ट कीजिएगा। केवल समझ में आ रही बात में किस संदर्भ में बात कर रहा हूं, केवल यह भौगोलिक विकास की बात नहीं कर रहा है कि हम इस क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी बढ़ा देंगे, तो रोड कनेक्टिविटी बढ़ा देंगे तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र कनेक्टिविटी से सेना के आवाजाही से ही सीमित हो जाएगा, सेना वहां तक पहुंच स्थापित कर पाएगी विषम परिस्थितियों में। ऐसी नहीं है, पर्यटक वहां तक पहुंच पाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं। वहां पर सांस्कृतिक परिवर्तन डेवलप होता हुआ दिखेगा। इस संदर्भ में ये सब चीजों को स्पष्ट करना। तो इस मैप में हम देखते हैं, आप इस सीरीज को याद रखिएगा। अगर श्रीनगर से हम लेह जा रहे हैं, कारगिल जा रहे हैं, सॉरी, श्रीनगर से कारगिल अगर हम जाते हैं इस मार्ग के तहत, तो जो टनल की बात हो रही है, जहां पर आपको जोजिला पास और जो बलिताल के क्षेत्र में जो टनल बनाया गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको बनाने के लिए आपको मिली ना मार्ग, आप जोजिला टनल जो 14.15 किलोमीटर के स्थित है, इस टनल में ध्यान रखिएगा इस कौन कौन से क्रम आ रहे हैं यहाँ पूछेगा। उसके बाद जो हम जेड तरंग की बात करें, जेड माउंट टनल की बात करें जो 6.5 किलोमीटर है, वो पहले कौन आएगा? श्रीनगर से अगर हम कारगिल आ रहे हैं तो सबसे पहले टनल कौन आएगा? जेड टनल आएगा या जोजिला टनल आएगा? तो आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। इस तरीके से थोड़ा सा आपको बना के रखने, इस प्रकार से प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं, जिसमें हम श्रीनगर से स्टार्ट होते तो जेड तरंग, उसके बाद जोजिला तरंग, द्रास आएगा, तब कारगिल आएगा। तो ये सब फैक्ट याद रखने, क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे जो श्रीनगर लेह हाईवे पर स्थित है, ये सब फैक्ट। चलिए अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो जम्मू कश्मीर में स्थित कई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनल है, जिसमें हम अटल टनल की बात करते हैं, रोहतांग टनल जो हिमाचल प्रदेश मनाली से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अटल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 9.0 किलोमीटर की यह लंबी, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, यह भी याद रखिएगा। वही जोजिला टनल की बात करें, श्रीनगर लेह जोड़ने वाली महत्वपूर्ण एक टनल है, जो लद्दाख क्षेत्र में सर्दियों से दौरान पूरे उसे जोड़ता है, सक्षम बनाता है। इस तरीके से याद रखना, जोजिला टनल, अटल टनल। उसके बाद आपको नौशेरा टनल जो जम्मू कश्मीर के नौशेरा क्षेत्र में स्थित है, और यह क्या करेगा, भारतीय सेना को त्वरित पहुंच को स्थापित करता है। पीर पंजाल रेलवे टनल, बनिहाल रेलवे टनल भी जिसे कहते हैं, चिनारी नसारी टनल भी इसे कहा जाता है, 11.2 किलोमीटर लंबी जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह नागरिक यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण टनल के रूप में। वहीं पे काजीगुंड बनिहाल टनल आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित टनल यह है, और जो जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच संपर्क स्थापित करता है। ये चिनारी नसारी टनल है, यह भी जो पटनी टॉप टनल के रूप से भी जाना जाता है नाम से। यह 9.28 किलोमीटर सुरंग है, जो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। तो ये सब महत्वपूर्ण आपको टनल है जम्मू कश्मीर, जो सामरिक महत्व है। तो ये सब श्रेणी में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे याद रखिए। चलिए अब यहां से एक प्रश्न पूछा है 66 बीपीएससी में, याद रखिए 66 बीपीएससी में आपसे प्रश्न पूछा है, अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस पर्वत पर स्थित है? जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख और पूर्वी पीर पंजाल। तो आपको उत्तर इसके कमेंट सेक्शन में उत्तर दे देना है। और
इसका सही उत्तर आप लोगों को 7 PM में उपलब्ध करा दिया जाएगा यूट्यूब के कम्युनिटी में, तो वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, PYQ से टॉपिक से PYQ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। आंख बंद कर चीज़ों को करिए, जो बताया जा रहा है उससे उसी के अनुसार चीज़ों को अपने उत्तर लेखन में, अपने अध्ययन अध्यापन में शामिल कीजिए, ताकि उसका मैक्सिमम आउटपुट आप लोग ले पाए। नहीं तो भटकते रह जाइएगा, समस्याएं हमेशा आपके पास पहुंच बनाई रखेगी, आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, हर बार आप बाउंड्री लाइन के आसपास ही रहेंगे, आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। रीज़न उसके पीछे है कि आप उस कॉन्सेप्ट के तहत पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से वो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है? टनल से देखिए, इस बार भी BPSC में प्रश्न पूछा है, तो इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा। अब यह स्टार श्रेणी में इसे रखिएगा। अच्छे ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में सबसे आगे होगा भारत। अभी हाल ही में मैंने जब आप लोगों को मैराथन क्लास करा रहा था, तो याद है आपको, अच्छे ऊर्जा से संबंधित डाटा दिया था, अपडेट डाटा था, तो आप उसी अपडेट डाटा को अभी देख रहे हैं। जहां पर सरकार की महत्वपूर्ण पहल की हम बात कर ले तो कुसुम योजना, जहां पर अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति चलाई जा रही है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चलाई जा रही है, कुसुम PM कुसुम योजना चलाई जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, लगातार सरकारी पहलों से हम अक्षय ऊर्जा में बेहतर स्थिति स्थापित कर सके। भारत हरित क्षेत्र में विस्तार कर 2.9 अरब टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता पैदा की है। इससे जलवायु परिवर्तन के खतरे क्या हो रहे, कम हो रहे, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रहा है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट से अधिक हो गई है, जो 2030 तक अच्छे ऊर्जा क्षमता वृद्धि चीन सहित किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे तेजी से होने की उम्मीद बताई जा रही है। ये सब डाटा फैक्ट याद रखना है। अगर सबसे राज्यों की बात करें जहां पर अक्षय ऊर्जा क्षमता ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। जो मैं पहले भी आप लोगों को आंकड़ा दिया था, याद अगर आप लोगों को हो रहा होगा, जब मैं BPSC के करंट में आप लोग को समाधान सीरीज चला रहा था, उसमें आपको यह डाटा दिया था। जहां पर राजस्थान याद होगा 2.98 गीगावाट की बात कर रहा है, वहां पर प्राप्त हुआ है। वहीं पर गुजरात में 2952 गीगावाट की क्षमता डेवलप कर रखा है। तमिलनाडु 23.70 गीगावाट और कर्नाटक 22.37 गीगावाट क्षमता डेवलप कर सका। तो ये अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष 4 राज्य, इसे याद रखिएगा। अगर देश में अक्षय क्षमता ऊर्जा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज्यादा क्या है, सौर ऊर्जा 45.1%, जो 90.76 गीगावाट क्षमता डेवलप किए हुए भारत। और वहीं उसके बाद आपको ध्यान रखना पवन ऊर्जा 25.5%, जहां पर हम गीगावाट के संदर्भ में बात करें तो 42.36 गीगावाट। वहीं बात करें पन बिजली में तो ध्यान रखिएगा 23% है इसका योगदान, जहां 46.92 गीगावाट की बात होता है। उसके बाद हाइड्रो पावर याद रखिए, उसके बाद जैव ऊर्जा याद रखिएगा, जहां पे 11.32 गीगावाट। उसके बाद लास्ट में हाइड्रो पावर प्लांट, जो 2.5% छोटे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, वहां से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इस तरीके से भारत लगातार अपनी ऊर्जा क्षमता में डेवलप कर रहा है अक्षय ऊर्जा क्षमता को। इस तरीके से याद रखें, इन राज्यों में सबसे ज्यादा है बाढ़ हरित क्षेत्र। अगर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान वन और वृक्षों के आच्छादित क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा वन आवरण सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बात कर ले तो मिजोरम उल्लेखनीय वृद्धि किया। अकेले मिजोरम वन आवरण 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। हाल ही में रिपोर्ट आया है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे, इस पेपर कटिंग को अच्छे से रख लीजिएगा, आने वाले 1-2 साल के एग्जाम में आपको काम देगा। यहाँ से डाटा अगर हम बात करें, आपको कुल वन क्षेत्र जो 2023 में बढ़ गया कितना, आपको 7,15,343 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ा। वहीं 21 के तुलना में अगर बात करें 7,13,779 जो है 89 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र 2021 में था, तो वृद्धि दर्ज की गई है। अब याद रखिएगा, भारत में हरित क्षेत्र 2021 में आपको से अभी वर्तमान में 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। तो ये सब फैक्ट याद रखें। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरित क्षेत्र 2023 में कितना है, 25.17%, जो 33% ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको 81.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक 2021 की तुलना में वृद्धि हुई है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर 2.29 अरब टन अतिरिक्त कार्बन जो अवशोषण करने के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाया है भारत। ये सब फैक्ट याद रखने। क्लियर है? अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए, वर्ष 2021 में भारत ने COP26 में एक पंचामृत या पंच तत्व कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें 5 लक्ष्य स्थापित किया। और इसको मैं हर बार बोलता, इसे याद रखिएगा,
2070 तक ये काम देगा। तो इसे याद रखना, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना इसका लक्ष्य बनाया है। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य बनाता है। अब से लेकर, अर्थात 2021 से बात कर रहा है, तो 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन के 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य रखा। वहीं अगर बात करें 2030 तक अर्थव्यवस्था को कार्बन तीव्रता 2005 के स्तर पर 45% कमी करने का लक्ष्य रखता है। वहीं 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात करता है, लक्ष्य रखता है। तो इस तरह के पंचामृत कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, याद हो जाने चाहिए। अब ये गलतियां नहीं है, ये मैं लगता हूँ जब से आप मुझसे जुड़े होंगे मैं इसको 10 बार बता रखा हूँगा। पीटी के फैक्ट में, समाधान सीरीज में, या तो हम बात कर लें जब मैराथन क्लास कर रहे थे उसमें भी आपको इन सब चीज़ों को कवर कराया। तो ये सब भूलने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन मुझे बताइएगा, रेलवे ने कब तक अपने को जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है कार्बन के क्षेत्र में? तो मुझे बताइएगा रेलवे कब तक रखा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए इसको सुधार लेंगे। क्वेश्चन कल ही वाला यहाँ प्रिंट हो गया है, कभी कभी गलतियां हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का हक संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कही हैं। तो क्या यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या चर्चा की है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संविधान जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसे हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो यह क्या अधिकार, मानवाधिकार और संविधान का अनुच्छेद 300 के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है। तो ध्यान रखिए, संवैधानिक अधिकार के तौर पर है, पर यह ध्यान रखिएगा हम विधिक अधिकार भी इसे बोलते हैं, क्योंकि विधि अधिनियम के तहत इसे स्पष्ट पर हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। तो यह ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि संपत्ति का हक एक संवैधानिक अधिकार और कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजे का भुगतान किए बिना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति नहीं ली जा सकती। जो आप देखते होंगे कि किसी प्रकार संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो उसके मुआवजे के तौर पर जो संपत्ति दी जाती है उसको प्राप्त करने का उसको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार जरूर है। इसी संदर्भ में ये बातें स्पष्ट होकर आ रही, जहां पर हम न्यायमूर्ति BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने बंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना के तहत जो भूमि अधिग्रहण हुआ था उससे संबंधित मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के नवंबर 2022 के फैसले के चुनौती देने वाली याचिका के बातें कर रहे थे। उसी संदर्भ में संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300A के प्रावधानों के मद्देनजर यह एक संवैधानिक अधिकार, तो यह अधिकार बनता उस व्यक्ति को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी भी संस्थागत संस्थाओं से, राज्य की एजेंसियों से, कि वो उसके एवज में उसको सक्षम प्राधिकार उपलब्ध कराए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 301 के संदर्भ में प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें 301 के तहत में, तो यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति संपत्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह बातें कर रहे, तो इस प्रकार से कुछ चीजें स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है कि हम वैधानिक अधिकार की, हम किसी भी अधिकार की बात करते तो उसके दो प्रकार के कॉन्सेप्ट आएंगे। किस प्रकार के दो कॉन्सेप्ट आएंगे? एक संवैधानिक अधिकार का, एक वैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होता है वो क्या होते हैं? वो किसी भी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाती है। वही ये अधिकार नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा के सुरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। ये 4 शब्द याद रखिएगा आप लोग, है ना? क्या क्या? जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सुरक्षित करने वाले जो अधिकार दिए जाते हैं ना, वो संवैधानिक अधिकार के तौर पर स्पष्ट। संवैधानिक अधिकारों का मूल उद्देश्य क्या होता है? यही 4 कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। उस किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में यह महत्वपूर्ण होता है। जीवन की स्वतंत्रता उसको देना, स्वतंत्र व्यवहार करवाने की व्यवस्थाओं को स्थापित करना, समानता देना ताकि सभी के बीच वो समानता, अपने समता को स्थापित कर सके, गरिमा को सुरक्षित, उसकी व्यक्तिगत गरिमा जो होगी उस व्यक्ति विशेष का, वो अपने आप को सुरक्षित कर पाए इन अधिकारों के तहत। यह महत्वपूर्ण 4 तत्व आपको याद रखने, यहां से प्रश्न लगातार बनते हैं। वहीं हम बात करें संवैधानिक अधिकारों के, भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों में वर्णित, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह अनुच्छेद जो 32 है एक प्रकार का अपना पूर्ण संविधान इसे हम बोलते हैं। या 226 के तहत जो उपचार दिया गया, 226 के तहत जो हाईकोर्ट को जो अधिकार दिया गया है, वो कहीं ना कहीं आपको संपूर्ण संविधान की व्याख्या करने की क्षमता रखता है। तो इसे याद रखिए।
रखिएगा यह महत्वपूर्ण मौलिक संवैधानिक अधिकार है, जहां पर हम समता के अधिकार की बात करें 14 से 18 आर्टिकल, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल, और शोषण के खिलाफ अधिकार 23 24, और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, और सांस्कृतिक संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार अगर होंगे तो 29 30 के बारे में, और उपचार जो होगा 32 के आर्टिकल के तहत दिया जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता को सुरक्षा देगा, स्वतंत्र तो व्यवहार करने की स्वतंत्रता देगा, समानता और गरिमा सुरक्षित करने के मूलाधार को स्थापित करता है। ये सब फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर है? वैधानिक अधिकार की हम बात कर ले या स्टैट्यूटरी राइट्स की बात कर ले, यहाँ पर ध्यान रखिएगा या इस तरीके से हम अधिकार होंगे किसी विशेष कानूनी अधिनियम या विधि के माध्यम से नागरिकों और व्यक्तियों को दिया जाता है। व्यक्ति कहने का मतलब कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, इसमें किसी विदेशी व्यक्ति भी भारत में जो निवास कर रहा है तो उसे भी यह अधिकार दिए जा सकते हैं। इन अधिकारों के आधार पर संविधान न होकर संसद या विधानमंडल द्वारा पारित कोई अधिनियम होता है। ध्यान रखिएगा यह संसद या विधानमंडल का जो विधायी प्रक्रिया के माध्यम से एक्ट बनाया जाएगा और उसी के माध्यम से उन्हें अधिकार दिया जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। भारत में वैधानिक अधिकारों की बात करें तो सूचना का अधिकार, मजदूरी का अधिकार, जो अधिनियम जो है जो वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का संशोधन होता है बाद में, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, श्रमिक अधिकार 1948, महिला अधिकारों का संरक्षण जिसमें हम 2013 में यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लाते हैं निर्भया कांड के बाद, वन अधिकार अधिनियम 2006, मुफ्त अनिवार्य और शिक्षा की अधिकार जो 2009 में आता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देती है। इस तरीके से यह वैधानिक अधिकार समझिएगा। संवैधानिक अधिकार वैधानिक अधिकार में मूल अंतर को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम दोनों में अंतर की बात कर ले वैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा पहलू क्या क्या है। पहलू के आधार पर हम बात करें आधार क्या है, तो संवैधानिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाएंगे। वैधानिक अधिकार संसद विधानमंडल पारित कानून के तहत बात की जाए। संरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 32 के संदर्भ में सीधे उच्चतम न्यायालय में हम जा सकते हैं, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। वहीं वैधानिक अधिकार संबंधित कानून के तहत न्यायालय में जाया जा सकता है। हम बात करते हैं यहाँ लोअर कोर्ट की भी बात करते हैं, जो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। LHS याद रखिएगा, LHS। तो यह प्रक्रिया आपको वैधानिक अधिकार में होती है। पर जब संवैधानिक अधिकारों को उल्लंघन हो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में, जो आर्टिकल 226 के तहत और 32 के तहत यहाँ बात होता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 32 के तहत यहाँ पहुंच सकते हैं। तो डायरेक्ट हम सर्वोच्च न्यायालय में अपने रीट को दायर कर, उल्लंघन की स्थिति में संवैधानिक उपचारों के माध्यम से संरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात आर्टिकल 32 के तहत हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसकी पुनर्प्रभाषित कर सकते हैं, संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। जो एक्ट बनाए जाएंगे, एक्ट में जो विधान के तहत जो वर्णित होगा, जो प्रावधान जो बिंदु वर्णित होगा, उसी के आधार पर इसका जांच प्रक्रिया की जाएगी, समाधान निकाला जाएगा। पर 32 में क्षेत्र व्यापक होते हैं, किसी भी क्षेत्र से आपको सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायालय किसी भी खांचे से अपना निर्णय ले सकता है या नया स्थापित कर सकता है उसके संदर्भ में नियम कानून। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। संशोधन बात करें तो संशोधन के लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया आवश्यक है, पर साधारण विधायी प्रक्रिया संशोधित किया जा सकता है किसी भी वैधानिक कानून को। तो इस तरीके से याद रखना है वैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार के बीच क्या मूल अंतर है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे तो इस तरीके से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, किसी भी व्यक्ति को उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी है, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को उसकी निजता से वंचित नहीं किया जाएगा। कौन सा अधिकार देता है 300A? तो इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा तो उत्तर दीजिएगा। हाँ, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है। कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो एग्जाम हॉल में सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसका प्रैक्टिस अभी आप लोग करेंगे। चलिए इसका उत्तर आप लोग सही दीजिए, 7 बजे आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए देश भर में लागू होंगे EPFO के केंद्रीकृत जो पेंशन भुगतान प्रणाली है वो, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है, निधि संगठन पेंशन सेवाओं के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जिसे हम लोग CPPS कह रहे हैं कि 100% कामयाबी पूरे देश में लागू हुई पेंशन भुगतान के लिए। क्या हुआ? दिसंबर 2024 तक कर्मचारियों पेंशन योजना 1995 के तहत EPFO जो सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशन
धारियों के लिए पेंशन के खाते भुगतान कर दिया। इसमें आपको पेंशन धारकों को 1500 करोड़ रुपया क्या हुआ, पेंशन की राशि हस्तांतरित की गई। तो इस तरीके से पूरे देश में आपको ध्यान रखना, यह लागू हो गया है केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। जहां पर हम बात करें, पायलट परियोजना चलाया गया था। पहला पायलट प्रोजेक्ट था अक्टूबर 2024 में करनाल जम्मू कश्मीर श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालय में सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जहां पर आपको 49,000 से अधिक पेंशन भोगियों को 11 करोड़ रुपए पेंशन भुगतान किए गए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली है उसके 2 पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर देश में लागू किया। दूसरा पायलट प्रोजेक्ट था, ध्यान रखिएगा, नवंबर 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत शुरू किया गया, जिसमें आपको 9.3 लाख अधिक से पेंशनधारियों को 213 करोड़ रुपए के पेंशन वितरण किए गए। अब ध्यान रखिएगा, सीपीपीएस के तहत ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता है। इसमें पेंशन भोगी किसी भी बैंक में पेंशन ले सकेंगे और सत्यापन पर बाद उसे बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट उसको अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से पेंशन भोगियों को लाभ होता है, उसके उसके समय की बचत होती है और वितरित जो समय होता है, जो बुढ़ापे पे आ जाते हैं पेंशन किनको मिलता है, जब बुढ़ापा या रिटायरमेंट कर जाते हैं उनको, तो शारीरिक कष्ट ना हो इसके लिए समाधान लेकर आता है। तो इस तरीके से 2 पायलट प्रोजेक्ट याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा तो आप उत्तर दे पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए मेंस का एक टॉपिक देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समता और सहभागिता की मुश्किल राह है। तो क्या है समता और समानता की मुश्किल राह है, तो इसे देखिएगा। देखिए 21वीं सदी में जो जन्मे युवा हैं, उस समय कल्पना करना आसान है जब भारत में अंग्रेजों की निरंकुशता शासन था, गरीबी, भूखमरी, शोषण अपने चरम पर थे। भारत में मनोबल निम्नतम स्तर पर था, उसका सबका लगातार और विस्तृत होते जाना समान प्रक्रिया बन गई। देशव्यापी स्थिति यह है कि भुक्तभोगी न कुछ कह सकते और न ही कह सकते। स्थानीय स्तर पर अनेक व्यक्ति वर्ग संस्थाएं आज़ादी के लिए कार्य कर रही है, लेकिन प्रभाव में सीमित रह गई। ब्रिटिश साम्राज्य में कुचलने के लिए कोई दुविधा नहीं थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की हम बात कर ले, वहीं भारत में सशक्त संयोजन के अभाव में यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया था, हार गए थे, आप लोगों को पता होगा। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वहीं पर भारत स्वतंत्रता के लिए आवश्यकता तो एक सुसंगठित संगठित और राष्ट्रीय प्रयास की थी। दक्षिण अफ्रीका में अपनी औपचारिक कर्मठता और अटल सिद्धांतवादिता के कारण लोहा सारे विश्व में मनवा चुके गांधी जी आए भारत में और स्वतंत्रता के लिए लोगों को एकजुट करते हैं, भारतीय संदर्भ को समझते हैं, भारतीय समस्याओं को समझते हैं, नाड़ी को समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा नाड़ी, जो भारत का जो नाड़ी है, किस प्रकार से नाड़ी काम करता था, रक्त वाहिना कैसे काम करता है, उसी के अनुरूप हमारे देश में आज़ादी प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन चलाए जाते हैं। गांधी जी के द्वारा सुसूत जो संस्था कांग्रेस थी, बाद में बदलती, अपनी प्रवृत्ति को बदलता, अपने नीतियों को बदलता, अपने लक्ष्य को बदलता है। तो उसके बाद आप देखते हैं राजनीतिक प्रतिबद्धता, कोई भी प्रतिबद्धता कोई भी हो, लक्ष्य सभी का एक हो, लेकिन हर स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी अपने सपने बाए हुए था आज़ादी के लिए। तो यह सब क्यों याद किया जाना चाहिए, क्या सर्वविदित ऐतिहासिक तथ्यों की दोहराना नहीं चाहिए, ये सब बातें आपको देखने को मिलेगी इस लेख में। अब स्वतंत्र भारत में हर नागरिक सही मायने में सफल, संतुष्ट और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के राह पर आगे बढ़ रही है। या तो उसके विकास प्रगति के मार्ग में नए कांटे बिछाए जा रहे हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो मनुष्य के पास अनगिनत उपलब्धियां हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो जिसके प्रयास पे वो गर्व करता है। वास्तव में अपनी सराहनीय उपलब्धियां उनके पास है। विज्ञान के क्षेत्र में गूढ़ रहस्य खोजे गए हैं, वहीं उसके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, तो संचार तकनीकी, इंटरनेट और एआई इसके नियंत्रण में है। तो किसी भी क्षण किसी भी स्थान पर बैठकर वह पृथ्वी का और आकाश किसी से और कहीं भी त्वरित संपर्क स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके पास इतने आयुध हैं तो किसी भी स्थान पर और कोई किसी वहाँ के लोगों को समूल नष्ट कर सकता है। जैसे आप देखते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के घटनाएं देखे होंगे, वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, हम यूक्रेन की बात करें, रूस का हम बात कर ले, इजराइल की बात कर ले, तो आप देखते होंगे जो पल भर में व्यवस्थाएं बदल जा रही हैं। इस तरीके से हम बात जब करते हैं, तो यहाँ पर अधिक घातक बनाने में लगातार प्रयास जारी रखे, कोई इसमें से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। 2 विश्व युद्ध में विभीषिका झेलने के पश्चात आपको अभी भी लोग उसी सन की मिजाज से लोग अपना व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर
अर्नाल्ड टायबी जैसे अनेक विद्वान विश्वास व्यक्त कर चुके हैं कि विश्व को, पृथ्वी को, मनुष्यता को बचाने का रास्ता गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस का ही रास्ता हो सकता है। अर्थात भारतीय विचारकों में जो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट देते हैं, सहभागी कॉन्सेप्ट देते हैं, ग्रामीण विकास का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट ही आपको बचा सकता है। हम पूंजीवादी कॉन्सेप्ट में या बढ़ते हुए मानव की जो इच्छा शक्ति उसके संदर्भ में विश्व को नहीं बचा सकते। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का जो निर्मल स्वरूप गांधीवादी के मूल्यों के अंतर्गत अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे मनीषियों के अथक परिश्रम के निर्मित होकर लागू किया गया, उसका स्वरूप विकृत करने की राजनेताओं में कोई कमी नहीं छोड़ी। देश की राजनीति में मूल्य ह्रास, संवादहीनता, जो अशालीनता है, अशालीनता जो व्यवहार का अविश्वास, आकांक्षाएं, अनर्गल अनाप शनाप प्रत्यारोपण और जन भावनाओं का विपरीत आचरण करना फैले हुए हैं, जो सब जंजाल से उलझ गए। अब इसके पास कल्याण सोचने समझने के लिए कोई बगैर इच्छा शक्ति नहीं होती। इसी तरीके से बहुत सी बातें जन प्रतिनिधि के पास 1952-57 आज तक 3 गुना बढ़ चुकी है, प्रतिवर्ष कई गुना बढ़ रही है। यह मतदाताओं के आय वृद्धि की चिंता का आवश्यक है। यहाँ पर हम कौशल विकास की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, हम अनेक गुण रहस्यों की बात करते हैं, समता समानता की बात करते हैं। कहीं ना कहीं समता समानता स्थापित करने में हमारे संस्थाओं के द्वारा जो चूक हो गई है, राजनेताओं के द्वारा जो चूक हो गई है, या प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा जो चूक हो गई, उसके समायोजन की बात हो रही है, समायोजन की बात करें। या लोकतंत्र को स्थापित करने में दो देशों या दो व्यक्तियों या दो संगठनों के बीच जो समानता कायम करने के लिए जो तंत्र है उसकी बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम 21वीं सदी में जो बदले हुए परिप्रेक्ष्य है उसमें कहीं ना कहीं हमको बदलाव लाने की बात कर, समता और समानता की, सहभागिता की, जब तक हम किसी को समता स्थापित करने में सहभागी प्रवृत्ति नहीं अपनाएंगे, ध्यान रखिएगा, सहभागी प्रवृत्ति नहीं अपनाएंगे तो दोनों लक्ष्य एक दूसरे के विपरीत जाते हुए दिखेंगे। जैसे हम किसी के साथ समता स्थापित करें, ध्यान रखिए समता या समानता की हम बात करते हैं, और किसी के बीच हम सहभागी प्रवृत्ति नहीं अपना रहे, तो यह जो होगा ना, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। ध्यान रखिएगा, एक का लक्ष्य इधर जाएगा, दूसरे का लक्ष्य इधर जाएगा। अगर दोनों में सहभागी प्रवृत्ति लाते हैं तो ध्यान रखिएगा दोनों का लक्ष्य क्या होगा, दोनों का लक्ष्य एक तरफ होगा, इसका भी इसका भी। तो इस तरीके से जो विकास के तंत्र होंगे, जो मानक बनाए जाएंगे, सतत विकास का कॉन्सेप्ट होगा या मानवीय सुरक्षा की बात होगी, वहां पर समता और सहभागिता की आवश्यकता की बल की बात करता है। तभी तो भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, एक राष्ट्र की बात करता है, और साथ साथ लोगों की, हम द्वितीय विश्व की बात कर ले तो उसके साथ सहभागी भागीदारिता की बात करते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या यह है ना कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जैसे अमेरिका अपने आप को बोलेगा, फ्रांस अपने आप को बोलेगा, रूस अपने आप को बोलेगा, चीन अपने आप को बोलेगा, भारत अपने आप को बोलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हम जो यह कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं ना, तो एक ध्रुवीय बात की कर ली जाए, एक विश्व की बात की कर ली जाए, जब पृथ्वी की बात कर लेते हैं हम जब, तो यहाँ पर सब क्या करते हैं, इसके नष्ट करने की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। तभी आप देखते होंगे लोग मिसाइल बना रहे हैं, लोग बड़े मारक क्षमता वाले मिसाइल बना रहे हैं, एक बार चुटकी भर में पूरा विश्व समाप्त हो सकता है। अगर मान लीजिए जो हिरोशिमा नागासाकी में जो घटना घटी थी परमाणु बम का, वैसी प्रवृत्ति वर्तमान में घटती तो सोच के देखिएगा तृतीय विश्व युद्ध में विश्व कहाँ टिकेगा। तो यह कहीं ना कहीं हम आमूल नाश करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर समता और सहभागिता जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की आवश्यकता है। इस लेख का मूल मकसद यही है, मूल तत्व यही है जो आपके उत्तर में दिखेगा। आज का प्रश्न यहाँ ध्यान रखिएगा, क्षमता और सहभागिता के सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की सशक्त बनाने में कैसे सहायक हुए। अर्थात भारतीय लोकतंत्र की बात की जा रही, इन सिद्धांतों को लागू करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या है। यहाँ पर प्रमुख चुनौतियां ध्यान रखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात हो रही है। तो आप उत्तर को उसी संदर्भ में लिखने का प्रयास करें और उन्हें दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय प्रभावी हो सकते हैं। अर्थात समता और सहभागिता को कैसे हम राष्ट्र के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकते हैं, 250 शब्दों में इसे उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। इसका उत्तर प्रारूप आप लोगों को कल के प्रश्न का भेज दिया गया था, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए, मैं प्रारूप आप लोगों को कम से कम 400 से 500 शब्दों में दूंगा, 400 से 500 शब्दों में दूंगा। रीजन उसके पीछे, ताकि आप जब अपना माइक्रो नोट्स बनाए या फाइनल नोट्स इसको बनाए तो उससे कुछ पॉइंट काट लें या कुछ पॉइंट ऐड ऑन करें अपना,
आपको उत्तर 150 250 शब्दों में ही प्रैक्टिस करना है। रीजन की आप कम से कम उन पॉइंटों को जरूर लिखिएगा जिससे आपके उत्तर में, जिसका उत्तर में उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद उसकी व्याख्या थोड़े थोड़े शब्दों में कीजिएगा, इस प्रैक्टिस को कीजिए। और मैं आप लोग को जो प्रारूप दूंगा 400 से 500 शब्दों में दूंगा। रीजन उसके पीछे कि आप उसके समग्र समग्र माइक्रो नोट्स बना पाए। क्लियर है? तो आप जो कल दिया गया उसको अच्छे से आप लोग माइक्रो नोट्स बना के जरूर शेयर कीजिएगा युक्ति आईएएस के ऐप पर। ठीक है ना? हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो चैट बॉक्स है उसमें जाकर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा एंटीबायोटिक के बारे में। हालांकि मैंने पहले भी एंटीबायोटिक पर एक टॉपिक डिस्कस किया था 2023 अक्टूबर में, जहाँ पर एंटीबायोटिक के बढ़ते प्रयोग ने यहाँ पर मानवीय जो शारीरिक संरचना है उसके प्रतिरोधक तत्व के तौर पर वो विकसित होता हुआ दिख रहा। तो वहीं पर एक चीज याद रखिएगा, स्कॉटलैंड विज्ञानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ऐसे जीव रसायन की खोज की थी जो बाद में मेडिकल साइंस में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार साबित हुआ। यह वह आविष्कार जीवाणु संक्रमण रोकने में रामबाण दवाई पेनिसिलिन की बात होती है, अर्थात एक एंटीबायोटिक की बात हो रही थी। पेनिसिलिन वस्तुतः एंटीबायोटिक की व्यापक उपयोग इलाज से आम आदमी की सुलभता को पहुंचाया। यह जब यहाँ पर, परंतु शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया बैक्टीरिया को समाप्त करने की, उसकी वृद्धि नियंत्रित करने की उपयोगी एंटीबायोटिक 100 साल के बाद कम से कम समय में ही निष्प्रभावी हो गया। अर्थात जो बैक्टीरिया थे वो स्वयं में एंटीबॉडी डेवलप कर ली इन एंटीबायोटिक के विरुद्ध। तो क्या होता है कि यह और भी घातक हमारे शरीर में हो जाता है, इसकी मात्रा शरीर में बढ़ने तो हमारा शरीर क्या होता है, ड्रगिक हो जाता है। तो इस तरीके से देखिएगा, जो ऐसा पाया गया कि बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक धीरे धीरे कम होने लगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नाम दिया गया। अर्थात वो क्या करने लगा, जो बैक्टीरिया थे एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बनाने लगा, या हम एंटीबॉडीज को समान भाषा में बोले वो बनाने लगा। अर्थात मान लीजिए एक छोटा एंटीबायोटिक का प्रभाव है तो बैक्टीरिया अपना बड़ा एक्टिव पॉइंट बना लिया, जिससे यह लड़के इस एंटीबायोटिक के प्रभाव को कम कर देता है। रेजिस्टेंस में ये होता है, ध्यान रखिएगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस स्थिति को कहते हैं जब बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध करने लगते हैं, अर्थात उसका विरोध करने, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर, जिस कारण ये दवाएं उन्हें मार नहीं पाते, उनकी वृद्धि को रोक नहीं पाता। परिणाम स्वरूप जीवाणु संक्रमण इलाज करने में बेहद मुश्किल हो जाती है और लिहाजा गंभीर लंबी बीमारी और मृत्यु जोखिम, इलाज देरी जैसी स्थितियां आम हो जाती है और लोग दवा इसके अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। डॉक्टर भी अंधाधुंध लिखना शुरू करते क्योंकि उनको उसका प्रॉफिट मिलता है। और ये कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं हाल ही में अपनी माँ का ऑपरेशन कराने गया था, जो आप लोग को याद होगा, जमशेदपुर कैंसर संस्थान में। तो वहाँ पर दवाइयों का लिस्ट दिया जा रहा था। हालांकि देखिए होता क्या है ना, जब आप चीज़ों को जब मेरे फादर स्वास्थ्य विभाग में तो चीज़ों को समझते हैं, तो जहाँ पर एंटीबॉडी का जो ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा था वहाँ कम कर दिया गया। बाकी चीज़ें तो इतनी रही। अभी हाल ही में उनका घुटना का कुछ प्रॉब्लम था तो उनको 1,000 रुपया का एंटीबायोटिक दिया गया, एक गोली। सोच के देखिए कितनी कितनी समस्याएं हैं। अगर आम आदमी इस चीज धारणा को नहीं समझेगा तो क्या डॉक्टर इसके लिए कुछ विकल्प दे पाते हैं? नहीं दे पाते। आपसे मजबूरी है, आप दर्द प्रतिरोध बचाना चाहते हैं, अपने किसी सगे संबंधी को दर्द में देखना नहीं चाहते, तो आप मजबूरी में भी इन सब चीज़ों को खरीदना पड़ता है। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दायित्व के कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। शरीर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगा। तो इस तरीके से जो हिसाब देखने को मिल रहा, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने चले एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक दवाओं का सामना करना सीख लिया, इस तरीके एंटीबायोटिक रेसिडेंट, इस प्रकार से रोगाणु प्रतिरोध बना ले, जिससे सूक्ष्म जीव द्वारा दवा का नियंत्रण। अगर बात रेसिडेंट जीन की बात कर ले तो जीवाणु जो आनुवांशिक व्यवस्था कुछ इस तरह से, जहां बैक्टीरिया आसपास वातावरण रूप जल्दी जल्दी ढल जाते, इस तरह से एंटीबायोटिक का लगातार संपर्क में धीरे धीरे एंटीबायोटिक अपना प्रतिरोध विकसित करने लगता है। तो यह कहीं ना कहीं समस्या होता है एंटीबायोटिक के अत्यधिक प्रयोग। तो इसको रोकथाम करने की आवश्यकता है। वहीं बात कर ले यह समस्या कैसे है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस धीरे धीरे एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप ले रही है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सभी बैक्टीरिया समान रूप से विकसित नहीं होता, वह कुछ खास बैक्टीरिया समूह विश्व पर एंटीबायोटिक प्रतिरोध संक्रमणों में होने वाले सबसे अधिक मौतों के जिम्मेदार है। एक रिपोर्ट कहता है कि 1990 से लेकर 2023 तक दौरान एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सालाना 10 लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण बना। तो सोच के देखिए, पूरा विश्व में 10 लाख मौतों का कारण केवल यही था। यह कारण
दौरान अगर एंटीबायोटिक इसी तरह वेरोक्टोक्स उपयोग जारी रहा, बेरोक्टोक, तो क्या होगा, बेअसर होती जाएगी और आशंका जैसे इस कारण साल 2050 तक इससे होने वाली मौतों का दायरा बढ़कर कैंसर के कारण होने वाली मौतों से भी ज्यादा होगी। जो वर्तमान में कैंसर से मौत होती है उससे भी कहीं घातक यह स्थिति उत्पन्न कर जाएगी। तो सरकारों को चाहिए, एजेंसियों को चाहिए कि अपने दायित्व का निर्वहन कर सके और अपने दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम कानून सख्त बनाए, ताकि जो असीम मात्रा में एंटीबायोटिक दे दी जाती है ना, छोटे छोटे बुखार के लिए आपको एंटीबायोटिक फार्मिस्ट दे देता है, तो आप उसे अनजाने में खा जाते हैं। आपका तो गलती बस ये है कि आप बीमार हो गए, आपकी गलती बस यही है, आप बीमार हो गए और आपके पास उतनी मुद्रा है, उतनी पैसे है जो उस एंटीबायोटिक को खरीद सकते हैं। जो छोटे से घरेलू नुस्खा से भी आपकी बीमारियां ठीक हो सकती है, उसके लिए भी एंटीबायोटिक लोग डॉक्टर देते हैं, फार्मिस्ट देते हैं। तो यह एक धंधा बन चुका है, ये कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, मानव के शरीर को प्रभावित करता है। देखिए, मेडिकल जर्नल द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के रिपोर्ट के अनुसार एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट के कारण अगले 25 वर्ष लगभग 3.9 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है, ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो कितना घातक। वहीं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट चीन सबसे अधिक प्रभावी है, क्योंकि चीन में सबसे ज्यादा बिक रहे। इसके बाद कुवैत, अमेरिका का स्थान आता है। भारत भी इसी तरह बड़ी तेजी से पैर पसारा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन तरीके बदलाव लाने की आवश्यकता होगी, ताकि जो प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखे जा रहे हैं एंटीबायोटिक दवा को, उसका जांच प्रक्रिया, जीवाणु संक्रमण के कारण इलाज के साथ साथ उसका उपयोग किए जाए, एंटीबायोटिक मारक क्षमता भी बने, ये सब देखने को मिलेगा, ताकि यहाँ पर हम डॉक्टरों को पर्ची में एंटीबायोटिक की बिक्री को रोक के संकेत दिए जा सकते हैं। ये सब थोड़ा सा करना होगा। उपचार प्रबंधन में आपको कुछ न कुछ क्या करना होगा, कुछ दिशा निर्देश, एसओपी डेवलप करने, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जारी करने होंगे हमारे मंत्रालयों के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय, ताकि लोगों के पास क्या हो, लोगों के पास वो सही दवा पहुंचे जो इलाज के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केवल डर का कॉन्सेप्ट अपनाकर धंधा नहीं करें, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक आपको समझने की आवश्यकता होगी। कहीं ना कहीं आपको इन सभी चीज़ों को आज न कल समाप्त करने की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से इस लेख से आपको एंटीबायोटिक के प्रभाव से प्रश्न पूछ सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है उससे संबंधित कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछ सकता है, कुछ रिपोर्ट के आंकड़े से प्रश्न पूछ सकता है। तो अच्छे से इसे कवर कीजिएगा। यहाँ से पीटी भी प्रश्न बनते हैं, मेंस के भी प्रश्न बनते हैं और इंटरव्यू के भी प्रश्न बनते हैं, तो इसे जरूर आप लोग कवर करिएगा। चलिए अगले टॉपिक में अगर बात करें, हम एसे की बात करें, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एसे में आपको महत्वपूर्ण रूप से जीविका की बात करता है, या लोग किस तरीके से खींची जा रही है। एक नए क्या है, नए और खींच जाना मनुष्य की सहज स्वभाव है। किसी नए मानव मन को बुनावट बहुत जटिल है, मगर इसका एक आम कारण यह है कि व्यक्ति अपने सामने कुछ नया, सुंदर, आकर्षण करना हुआ देखता है। इस तरीके से वो जीविका उसके अंदर होती है कि कुछ नया करे, कुछ नया नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, नए नए नौ वर्ष में नई चीजें कर पाए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कलाकार होते हैं, व्यक्तियों का जो मनोभाव होता है, एक व्यक्ति स्वरूप जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, वो क्या करता है कि नए नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करता है। रेस्तरां में नए नए व्यंजन आप इस प्रकार देखते होंगे, जिस तरह के व्यंजन बनाए रहते हैं, उसी तरह हमारा मन भी है, किसी नए नए कॉन्सेप्ट को सृजित करना चाहता है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता हूँ इसी संदर्भ में जो मैं इंट्रो में बताया, तो उसे याद करिएगा सारी चीज़ों में। तो हम किस प्रकार से चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, नवीनतम जो प्रक्रिया, एक ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कभी कम नहीं होती है। हम नए नए कॉन्सेप्ट में वर्तमान को ढूंढना चाहते हैं, नई नई चीज़ें कितनी भी चीज़ें आए, मगर कुछ ना कुछ नई संभावना कभी खत्म नहीं होती। कुछ सुख सुविधाएं तकनीकी तरीके बावजूद हम क्या करते हैं, आने वाले फ्यूचर में इन सब चीज़ों को नवीकरणीय यात्रा की ओर चलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। इस नवीकरणीय जीविका के कारण किसी देश, किसी क्षेत्र का, ध्यान रखिएगा, इस जीविका के कारण किसी क्षेत्र का, राज्य का, समाज का, देश का विकास उसी संदर्भ में होगा जिसकी जीविका के तंत्र जैसे होंगे, उसकी आधार जैसे होंगे। आप उसी तरीके इन क्षेत्रों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम महिला की बात कर ले, महिला की बात करें, महिला वर्ग की बात करें, शोषित वर्ग की बात कर ले, शोषित वर्ग की बात कर ले, बहुत से ऐसे लोग होंगे इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, इसकी जीविका ऐसी रहती है कि अब इनका उत्थान कर पाए। तो इससे प्रश्न आपसे बनाया जा सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट, तो इसके संदर्भ को आप उत्तर ऐसे में कुछ पॉइंट डाल सकते हैं, कुछ पॉइंट को एड ऑन कर सकते हैं कि हम बेहतर कल के निर्माण में वर्तमान जीविका को कैसे सृजित करते हैं। यहाँ से प्रश्न के तौर पर आपको चीजें दिखने को मिलती है। चलिए तो कल फिर मिलते हैं,
उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें दी जा रही है थोड़ा सा उसे और भी इनरिच किया जा सकता है, तो आप इसका लाभ ले रहे होंगे। और भी उत्तर लेखन में शामिल होइएगा, सभी बच्चे शामिल होने का प्रयास कीजिए। जो आप गूगल मीट में मिलते हैं केवल बातें नहीं सुनिए, केवल काम पर फोकस कीजिए और वही काम जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा जो वर्तमान में आज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले उठिए, 2 माह पहले उठिए, 3 माह पहले उठिए और एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। इससे तत्कालिक सुख प्राप्त होगा, ठीक है ना, सर्वाधिक सुख प्राप्त नहीं होगा। आप पीटी पास कर लीजिएगा तो सुख मिलेगा, पर मेंस में आके कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। आप किसी भी तरीके से अपने उत्तर को और भी बेहतर तरीके से इनरिच कीजिए, क्योंकि सारा दायित्व तो आपके मेंस पर ही टिका रहता है। जितना अधिक अंक लाइएगा इंटरव्यू में उतना कम कष्ट होगा, उतना अच्छे सिलेक्शन की रेट बढ़ जाएंगे उतनी अच्छी। तो आप क्या करना, आपको बिना समय गवाए आप उत्तर लेखन में काम कीजिए। आप चीज़ों को कवर कीजिए जैसे बताया गया, पहले हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस को या न्यूज़पेपर एनालिसिस को डेली देखिए, उसके उत्तर लिखिए, उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शामिल होइए, उसके बाद फाइनल आप चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों को समझते होंगे और उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे लिख कर भेजे तो बहुत अच्छा है, उनका आज कॉपी रिव्यू हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।